हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आज आप लोग से जो बातचीत होगा इस टॉपिक में, यह टॉपिक होगा हम लोग को साइंस से पार्ट भौतिकी का, भौतिकी यानी फिजिक्स का पार्ट पे आज हम लोग बात करेंगे। फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में, वो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हो, आप एसएससी जीडी दीजिए या एसएससी एलडीसी दीजिए या एमटीएस दीजिए या यूडीसी दीजिए या बिहार सचिवालय दीजिए या रेलवे दीजिए, जो भी आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं वह सभी में यह क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। तो आपको यह स्पेशल यह नहीं कर पार्टिकुलर कि हाँ यह क्वेश्चंस आपको जो फिजिक्स से यह क्वेश्चन जो आज बनेगा यह क्वेश्चन केवल एक रेलवे में ही पूछेगा, एसएससी जीडी में ही पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आप माइंड सेटअप कर लीजिए। तो आज जो हम लोग बातचीत करेंगे उस क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है, समझना है और याद करना है और हम लोग को कंपटीशन फेस करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज साइंस में आपको फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस में फिजिक्स का यह आज पहला वीडियो होगा आप लोग के लिए। तो ध्यान दीजिए, हम लोग साइंस में भौतिकी चैप्टर को लेकर, भौतिकी सिलेबस यानी फिजिक्स सिलेबस लेकर चले, उससे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर बातचीत करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका कार्य का मात्रक है। पहला क्वेश्चन है आपका कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए है आपका जूल, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है वाट और डी ऑप्शन है डाइन। इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इस क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है, ऐसे पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कार्य का मात्रक क्या होता है। निम्नलिखित में से कार्य का मात्रक क्या होता है, निम्नांकित में से कार्य का मात्रक क्या होता है, इनमें से कार्य का मात्रक क्या होता है। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। इस चीज को आप याद कर ले। और जो विद्यार्थी 11th 12th पार्ट अच्छे से पढ़े होंगे, 10th 9th अच्छे से क्लास किए होंगे, तो उनको तो यह याद होगा ही होगा, एकदम फिक्स है कि उनको याद होगा जो अच्छा से पढ़ाई किया है। और जो नहीं किया है उनको तो याद नहीं ही होगा, यह भी बात सही है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष का इकाई है। ऑप्शन ए है आपको का दूरी की इकाई है, समय की इकाई है, प्रकाश तीव्रता की इकाई है और द्रव्यमान की इकाई है। कौन सा है यहाँ पर? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वह तो इस तरह से इसमें भी क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन समय का, सी ऑप्शन प्रकाश तीव्रता और डी ऑप्शन आपका द्रव्यमान। यानी आपका रिजल्ट यहाँ पर होता है दूरी का। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का है, दूरी का है, दूरी का है। तो आप इसको याद कर लेंगे। यह बहुत ही मतलब पूछा हुआ क्वेश्चंस है और आने वाले भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस सब को हम लोग को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है और याद करना है। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर अब 3 देखिए। एम्पियर मात्रक है, एम्पियर मात्रक है। ए ऑप्शन है प्रकाश तीव्रता का, बी ऑप्शन है विद्युत आवेश का, सी ऑप्शन है विद्युत धारा का और डी ऑप्शन है आपका चुंबकीय क्षेत्र का। यानी आपका रिजल्ट जो होता है एम्पियर का मात्रक जो है आपका विद्युत धारा का है। विद्युत धारा, एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका पारसेक इकाई है। पारसेक किसका इकाई है? ऑप्शन ए आपका दूरी का है, ऑप्शन बी है समय की है और ऑप्शन सी है प्रकाश की चालक, प्रकाश की चमक की है और ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की है। यानी पारसेक जो इकाई होता है, पारसेक इकाई वह होता है दूरी का इकाई। पारसेक किसका इकाई होता है? दूरी का इकाई होता है। पारसेक किसका इकाई होता है? दूरी का इकाई होता है। ये सभी क्वेश्चंस आपको जल्दी से याद कर लेना है। सामने आप एसएससी जीडी देख रहे हैं, सामने आपका एमटीएस एग्जाम होने वाले हैं, सामने फिर आपका एलडीसी एग्जाम। तो एवं प्रकार से जो प्रतियोगिता परीक्षा का जो एक श्रेणी बना हुआ है, तो एग्जाम तो होना तय है, वो आज हो या 2
2 मंथ बाद हो। तो इसके लिए पहले से हमें तैयार होकर रहना है और इसके लिए हमको याद करना है, सिलेबस पढ़ाई करना है। तो इस तरह से आपको वीडियो भी समय से अपलोड किया ही जा रहा है। तो इस अनुरूप आप अगर तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता एकदम आसान हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है आपका डाइन, सी ऑप्शन है आपका अर्ग और डी ऑप्शन आपका है जूल। यानी दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका कैंडिला का मात्रक है। ए ऑप्शन है आपका ज्योति फ्लक्स, बी ऑप्शन है ज्योति प्रभाव, ऑप्शन सी ज्योति दाब, ऑप्शन डी आपका ज्योति तीव्रता। यानी यहां पर आपका रिजल्ट हो जाता है ज्योति तीव्रता। कैंडिला का मात्रक होता है ज्योति तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यंग प्रत्यास्था गुणनांक का एसआई मात्रक है। तो ए ऑप्शन है आपका डाइन पर सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर, सी ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर और मीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन पर मीटर। यंग प्रत्यास्था गुणनांक का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि क्या है? क्वेश्चन है कि अदिश राशि है, मतलब अदिश राशि क्या है? तो अदिश राशि क्या? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर बी बल आघूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी संवेग है और ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी, या ऑप्शन नंबर डी दे दे कि इनमें से कोई नहीं। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। अदिश राशि जो है वह एक ऊर्जा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। सदिश राशि है तो सदिश राशि क्या है? ऑप्शन ए है आपका वेग, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है समय और ऑप्शन डी है आपका लंबाई। तो अदिश सदिश राशि जो है वह एक वेग है। सदिश राशि क्या है? वेग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग से संवेग और वेग, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि हम लोग प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए आपका वेग प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी है आपका त्वरण प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी है आपका द्रव्यमान प्राप्त करते हैं और ऑप्शन डी है आपका बल प्राप्त करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका रिजल्ट होता है सही, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। शून्य में स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली वस्तुओं का ऑप्शन ए है आपका समान गति से होती है, ऑप्शन बी है आपका समान त्वरण से होता है, ऑप्शन बी है आपका समान वेग से होता है, ऑप्शन सी है समान त्वरण से होता है और ऑप्शन डी है समान बल से होता है। यानी रिजल्ट आपका होता है समान वेग से होता है। क्या होता है? समान वेग से होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछे गए हैं तो इस तरह से हमें रिपीट करना है। वीडियो क्वालिटी को आपको बढ़ा लेना है अगर नहीं दिखाई देता है तो, और बोर्ड से एक एक क्वेश्चंस को सुनना है, समझना है, याद करना है, ताकि आपकी सफलता बहुत निश्चित समय से आप हासिल कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब आगे आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। आगे जो अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन है आपका ऊर्जा संरक्षण कार्य करता है, बी ऑप्शन है आपका बर्नौली प्रमेय कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी करता है
एवेगरुड परिकल्पना करता है। और ऑप्शन नंबर डी आपका कार्य करता है संवेग संरक्षण। यानी आपका जो रिजल्ट जो कह रहा है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, संवेग संरक्षण काम करता है। कौन करता है काम? तो संवेग संरक्षण काम करता है। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है, जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। जब चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए यात्री, जब ब्रेक लगता है गाड़ी में, तो व्यक्ति किधर झुकती है? आगे की ओर झुकती है। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इस नियम को किसके द्वारा समझाया जा सकता है? क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं, समझिएगा। चलती हुई बस में बैठे हुए व्यक्ति, जब बस में ब्रेक लगाई जाती है तो व्यक्ति किधर झुकती है? आगे की ओर झुकती है। तो इस नियम को किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो हम नियम को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सापेक्षता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन का दूसरा नियम, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन का तीसरा नियम। यानी रिजल्ट आपका होता है ऑप्शन नंबर बी सही, न्यूटन का यह पहला नियम है। न्यूटन का क्या है? पहला नियम है। न्यूटन के पहला नियम के द्वारा यह बताया गया कि चलती हुई बस में अगर ब्रेक लगाई जाती है तो बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुकते हैं। यह नियम जो है न्यूटन का पहला नियम है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बल का गुणनफल है। तो ए ऑप्शन है आपका द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान और त्वरण का, और ऑप्शन नंबर सी है भार और वेग का, और ऑप्शन नंबर डी है आपका भार और त्वरण का। यानी बल का जो गुणनफल होता है वह द्रव्यमान और त्वरण का होता है। क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का होता है। यानी रिजल्ट आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल का गुणनफल क्या होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जड़त्व का आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व का आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बल का, ऑप्शन नंबर बी है टॉर्क का, ऑप्शन नंबर सी है आपका कार्य का, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोणीय संवेग का। यानी रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर आपका बी, टॉर्क का। जड़त्व का आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है? तो टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 1 किलोग्राम जो राशि है उसका वजन क्या होता है? तो ऑप्शन ए है आपका 1 न्यूटन होता है, ऑप्शन बी है 10 न्यूटन होता है, ऑप्शन सी है 9.8 न्यूटन होता है, और ऑप्शन डी है 9 न्यूटन। यानी रिजल्ट आपका होता है ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट यहाँ पर होगा 16। तो इस तरह से हमें तैयारी कंटिन्यूटी रखना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है, पढ़ाई को निरंतरता करते रहना है, और अपनी सफलता के इधर हम लोग को हासिल होना है कि अपने लक्ष्य को किसी तरह हम प्राप्त करें। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, केवल ओनली फॉर है क्या? पढ़ाई। तो पढ़ाई हम लोग को करते रहना है, पढ़ाई जारी रखना है, रिजल्ट एक दिन जरूर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब जो आगे जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन को समझिए। अभी आपको टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा, और 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स और पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो इससे इस वीडियो को आप 2 बार 4 बार करके सुने, दोहराएं और याद करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और सुनते हैं। क्वेश्चन है आपका कि शरीर का वजन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शरीर का वजन है। ए ऑप्शन है आपका, पृथ्वी की सतह पर
सभी जगह एक समान होता है। शरीर का जो वजन है वह पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का जो वजन है होता है वह ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। शरीर का जो वजन होता है वह आपका विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। शरीर का जो वजन होता है वह मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर शरीर का वजन क्या होता है, वो अधिकतम होता है। यह आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। यानी 4 ऑप्शन में आपका रिजल्ट जो सही होता है शरीर का जो वजन होता है, यानी रिजल्ट आपका बी सही है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, बाकी जगह वह समान है, जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अब 18 नंबर देखिए। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि, क्वेश्चन है आपका, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है। तो छलांग लगा सकता है क्योंकि ये ऑप्शन आपका कह रहा है कि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, इसलिए छलांग लगा सकता है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यंत होता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा होता है। यह 4 ऑप्शन में यानी आपका रिजल्ट सही होता है ऑप्शन नंबर सी कि चंद्र तल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, इसीलिए। तो चलिए इस तरह से आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर सी सही क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम लोग देखते हैं 18 का। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर उसको तापमान कर दिया जाता है 3 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है आपका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जल के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में क्या होगा, घटेगा। ये ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पानी जम जाएगा, पानी क्या होगा, बर्फ हो जाएगा। नहीं, यानी यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रिजल्ट सही होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। यह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस अगर कर दिया जाए तो पानी का तापमान में जो परिवर्तन होता है वो आयतन पहले क्या हो जाएगा, घट जाएगा और बाद में जाके बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ। क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर और -4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी रिजल्ट आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्वेश्चंस अभी जो हम लोग क्वेश्चन जो बातचीत किए वह क्वेश्चन बात किए साइंस में फिजिक्स पे बात किए। और फिजिक्स का यह क्वेश्चंस आपके सभी प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा आज की वीडियो। तो आप इसे अच्छे से सुने, समझे, याद करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूअर हैं, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। और साथ ही ये भी ध्यान दीजिए कि जो अभी तक जो पिछले वीडियो सब नहीं देखे
प्लीज़ पिछले वाले भी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी फ़ायदा सभी दोस्तों तक पहुंच पाए और सभी दोस्तों को लाभ मिले। और इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि इस वीडियो के माध्यम से सब लोग को फ़ायदा हो। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।